हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। देखिए, पीसीएस की परीक्षा के लिए आपके पास लगभग 50 दिन है, 50 प्लस दिन है। और इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ठीक है, आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यूपी स्पेशल पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उस सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी पढ़नी है आपको, जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। इनको अगर आप नहीं करके जाएंगे तो आप निश्चित रूप से 5 से 10 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पीसीएस परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र है। और सिर्फ पीसीएस के ही पेपर आपको लगा के नहीं जाने हैं, इसके अलावा जितनी भी परीक्षा कंडक्ट कराई है यूपी कमीशन ने, वो सब आपको करना है। ठीक है, आरएफओ का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, आरओ का हो गया, या जितनी भी परीक्षाएं पिछले 1 डेढ़ साल में हुई हैं, उन सब का प्रीवियस ईयर आप उठा लीजिए पेपर और उनको सॉल्व कर डालिए। ठीक है, और जैसे जैसे हम पेपर सॉल्व कराते जाएंगे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको बाद में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका निर्वाण स्थल दिया हुआ है। तो ऋषभनाथ जी का अष्टापद, ठीक है, बिल्कुल सही है। वासुपु जी का सम्मेद शिखर, नेमिनाथ का उज्जयंत, ये भी सही है। महावीर का पावापुरी। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। मध्यकालीन भारत से है ये प्रश्न। नीचे दिए हुए कथन में जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। ठीक है, ये बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो अभिकथन क्या है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल सही। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर। एक तरफ निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, शासक दिए हुए हैं, राज्य दिया हुआ है। तो राणा हमीर मेवाड़ से हैं, बिल्कुल सही। राणा चुंडा ये मारवाड़ से हैं, ये भी सही है। मलिक राजा फारूकी ये खानदेश के थे, ये भी सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये मालवा के नहीं थे, ये जौनपुर के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। छठवां प्रश्न आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो यह है वेब मिलर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सातवां नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। ठीक है, तो भगत सिंह थे, यशपाल जी थे, छबील दास थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा जो 1926 में गठित की गई थी उसके प्रारंभिक सदस्यों में से नहीं थे। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो और निकोलस डाउंटन, इनके बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आया रॉल्फ फिच। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा विलियम हॉकिंस। ठीक है, रॉल्फिल्स सबसे पहले आया, जो आया था 1583 में। ठीक है, 1583 में। विलियम हॉकिंस की अगर बात करें तो विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, 1608 में। इसके बाद आया हमारा निकोलस डाउंटन, ये हमारा आया था 1615 में। ठीक है, मार्च 1615 में। और उसके बाद सर थॉमस रो, ये हमारा आया था 1615 में, लेकिन सितंबर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था, ये हमको बताना है। तो मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे, M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे कानपुर के षड्यंत्र मामले में। ठीक है, जो 1924 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, M.A. अंसारी। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पर मताधिकार हो। फिल इन द ब्लैंक है। अगर अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे अपनी शरारत छोड़ गए हैं, निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य का संविधान सभा में कहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 11वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम के बारे में बताना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। ठीक है, तो देखिए, शारदा अधिनियम आया था हमारा 1929 में, 1929 में। नेहरू रिपोर्ट आई थी हमारी 1928 में। साइमन कमीशन की गठन की अगर बात करें तो ये 1927 में हुई थी और दांडी मार्च 1930 में हुआ। तो सबसे पहले आ जाएगा 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न हमारा है। 12वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने किसी भी
निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की। आते हैं 15वें नंबर प्रश्न पे। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो यह था भारत परिषद अधिनियम 1861 का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो वो था लाहौर। ठीक है, रंजीत सिंह के देखिए 4 प्रांतों में उनकी सरकार थी, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। ठीक है, इन 4 राज्यों में उनका बटा हुआ था राज्य क्षेत्र। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम इन्होंने रखा था अदालत ए आला, और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न पे आएंगे। 17वां नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ठीक है, एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी, जबकि इसका संचालन 1982 में किया गया। एनटीपीसी की पहली इकाई है यह। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों के क्षेत्र 2 जिलों में विस्तारित है, 2 राज्यों के 2 जिलों में विस्तारित है, मध्य प्रदेश में सिंधी और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट इनका गलत हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19वां नंबर प्रश्न है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो ये है फूलकली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ठीक है, तो लातविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट। तो इसमें लातविया जो है वो नहीं आएगा, इसके अलावा तीनों जो देश हैं वो कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो लातविया छोड़ दीजिए, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट ये जो है कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है सांभर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो लैगून झील है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए, एक तरफ प्रपात दिए हुए हैं, दूसरा नदी दी हुई है कि कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पे है, बिल्कुल सही है। कचई प्रपात जो है बीहड़ नदी पे है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही। बूढ़ा घाट प्रपात जो है ये कांची नदी पर नहीं है, बूढ़ी नदी पर है। ठीक है, बूढ़ी नदी या बूढ़ा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न पे आएंगे। 24वां नंबर प्रश्न हमारा है, एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। तो तेल व प्राकृतिक गैस अभिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ए का हो गया 4। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका जो है वो नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हमारा है हैदराबाद में, तो सी का 2 हो जाएगा। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस है भुवनेश्वर में। तो 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जोक नदी जो है ये नहीं है, इसके अलावा पुनपुन, अजय और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। देखिए, जोक नदी महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां नंबर प्रश्न है, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, इनको सुमेल करना है। देखिए, तमिलनाडु में हमारी डोडा बेटा, तो ए का हो गया 4। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान, तो राजस्थान की है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की है सारामाती, और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। तो क्या हो जाएगा 4 3 और 1, 4 3 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे दिए हुए कथन दिए हुए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये स्टेटमेंट अभिकथन सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। देखिए, अलास्का की जो है कोरियाक नहीं है, यही गलत है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बोर्नियो का पुनान जनजाति, अरब मरुस्थल की रुवाला और स्वीडन और फिनलैंड की लैप्स। ठीक है, कोरियाक जनजाति जो अलास्का की नहीं है, रूस की जनजाति है कोरियाक। ठीक है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29वां नंबर प्रश्न हमारा है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। सही है, तो मेकांग का उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से हुआ है, बिल्कुल सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं, दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। सॉरी, कथन 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 इसका सही आंसर है। देखते हैं, मेकांग डेल्टा जो है कंबोडिया तथा दक्षिण वियतनाम में स्थित है, जहाँ मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुँचती है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और 3000 मील प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है। मेकांग नदी जो है 6 देशों में, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। यह जो है म्यांमार, लाओस तथा लाओस और थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनें दी हुई हैं और स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पेन की जो स्थानीय पवन है उसका नाम लेवेस है, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्टर, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर
और ऑस्ट्रिया में सामल। तो सामल ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ये हमारी जो है इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप के हिस्सों में बहती है सामल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सही सुमेलित नहीं है। 31वां नंबर प्रश्न है नोबी और कांतो मैदान। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां नंबर प्रश्न है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में अगर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर देखें तो इसका सही क्रम क्या होगा इन द्वीप समूहों का? फिर से देखें, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और फिर लोम्बोक। ठीक है, तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 33वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। तो इसमें सीरिया इस पे ब्लैक सी के जो है तट पर स्थित नहीं है। इसके अलावा टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया अवस्थित है। देखिए, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जो ब्लैक सागर के जो है किनारे पर बसे हुए देश है, तो उसका ट्रिक है बर्गर टी। ठीक है, बर्गर और टी। तो बुल्गारिया, ठीक है, यूक्रेन, बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, जॉर्जिया हो गया, और ये हमारा जो दूसरा आर है ये है रोमानिया, और टी से मतलब टर्की। ये हमारे काला सागर के तट पर स्थित देश हैं। तो बर्गर टी ये इसकी ट्रिक है। तो इसका फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरिया। ठीक, 34वां नंबर प्रश्न पे चलेंगे। ज्वालामुखी पर्वत है और देश है, ये हमको बताना है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कौन से देश में है। तो माउंट रेनर ये हमारा पड़ेगा यूएसए में, तो ए का 4। माउंट एटना इटली में, तो बी का 1। माउंट पेरिकुटीन ये हमारा पड़ेगा मैक्सिको में, तो सी का 2। और माउंट एपो की बात करें तो ये पड़ेगा फिलीपींस में। ठीक है, तो डी का 3। तो 4123 4123 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ये हमको बताना है कि कौन सा द्वीप जो है वो कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो वो हमारा है मदीरा। ठीक है, मदीरा। मदीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो ये उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 38वां नंबर प्रश्न है तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी अवयव हों वो आपस में एक दूसरे से निर्भर करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां नंबर प्रश्न है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक के नीचे लाना है, ये कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षमता वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 इसका सही है। 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाने का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 40वां नंबर प्रश्न है फ्लाई एश प्रदूषण होता है, तो ये होता है ताप विद्युत संयंत्रों से। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्रों से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 41वां नंबर प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो धूलकण। ठीक है, जो वायुमंडल में प्रकाश फैलता है उसका कारण क्या है? धूलकणों से वो टकराकर फैलता है वायुमंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां नंबर प्रश्न है एक तरफ जयमंडल दिया हुआ है, दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित है, ये हमको बताना है। जयमंडल और अवस्थिति। तो सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में और नोकरेक मेघालय में। ठीक है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है हमारा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां नंबर प्रश्न है रिंकलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन के लिए होता है? तो वो होता है धुएं के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 48वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो ये काटता है क्रूक्स कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? तो विद्युत विभव जो है वो हमारी अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। 50वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 51वां नंबर प्रश्न पे आएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो किस पर होता है? न्यूट्रॉन पे। ठीक है, न्यूट्रिनो पे। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किस कारण से पानी निकलता है, ये बताना है। तो परासरण क्रिया के द्वारा खीरे से पानी निकलता है अगर उस पर नमक डाला जाता है तो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ठीक है,
दूसरा क्या है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम नहीं करता है। हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 55 नंबर प्रश्न पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सिरका में उपस्थित अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो वो होता है कैल्शियम फास्फोरस, तो ये भी सही है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, तो यही हमारा गलत है। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये होता है ग्लोबिन, ठीक है, मिथेमोग्लोबिन के कारण जो रक्त में होता है उसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाटुलिज्म क्या है? तो ये होता है भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक नहीं है? ठीक है, तो देखिए लाइकेन भी होता है वायु प्रदूषक का सूचक और मास भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। लाइकेन भी होता है और मास भी होता है, ठीक है। लाइकेन एवं मास दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक है। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल प्रजाति के हैं, ठीक है, जो पेड़ के तने एवं चट्टानों में पाए जाते हैं। और मास भी लाइकेन की भांति ही होता है जो चट्टानों व पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर दोनों होगा। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है जोइलोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राइबोफ्लेविन का जो रासायनिक नाम है वो होता है विटामिन B2 को बोलते हैं, और इसकी कमी से जो है वो तंत्रिका संबंधी बीमारियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये हमको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए संतरा, तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा हो जाएगा गलत। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी काठ मछली के तेल में, और विटामिन B6 धान के चोकर में आता है, वो है विटामिन सी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो निद्रा रोग, ये मच्छर वाहित नहीं है, ये मक्खी से होता है, ठीक है। सीसी मक्खी होती है, उससे ये बीमारी होती है निद्रा रोग की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरिसी से बनाया जाता है ये टापा कपड़ा, ठीक है। टापा कपड़ा बनाने के लिए शहतूत परिवार मोरिसी के पौधे को आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेडफ्रूट और ममाकी का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्वीयोलोई, ठीक है। फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अल्वीयोलोई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन आवश्यक होता है सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ये गलत है, ठीक है। मानव शरीर सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। जो कोल्ड स्टोरेज में फल रखे जाते हैं तो वो उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। कि क्या कारण होता है? क्योंकि वो उसकी श्वसन दर को कम कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68वां नंबर, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमको बताना है। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के विषय में सूचित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? तो कर्तव्यों की अगर बात करें तो आम चुनावों में मतदान करना, ऐसा कोई कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे कर्तव्य दिए गए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। 11 कर्तव्य हैं टोटल। अगला प्रश्न है, भारत कथन और कारण वाले। तो कथन क्या बोला है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। कारण क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्रोत बताना है कि कौन कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल ठीक है। राज्य के नीति निदेशकता तो आयरलैंड से, ये भी ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से ली गई हैं, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ।
और आपातकालीन शक्तियाँ ये जर्मनी के हैं। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ का प्रावधान है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न में यही दिया हुआ कि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ऐसे प्रावधान जो भी है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे। 72 नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 267। ठीक है, आर्टिकल 267 आकस्मिकता नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पथनिरपेक्ष है, संघीय शब्द वर्णित नहीं है प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अशोक मेहता सिंघवी समिति, बी आर मेहता समिति, जी वी के राव समिति। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आई हमारी बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसके बाद आई अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता 1957 में। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक 20 साल बाद। उसके बाद आई जी वी के राव समिति, ये आई 1985 में, और सिंघवी आई 1986 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता 57, अशोक मेहता 77, सिंघवी समिति 1985 और जी वी के राव 1986। ठीक है, सॉरी सिंघवी समिति 1985 है, तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ये 85 है सिंघवी समिति, और जी वी के राव समिति 1986। तो अब इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तीसरी बी आर मेहता, उसके बाद अशोक मेहता, फिर उसके बाद सिंघवी और उसके बाद जी वी के राव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा अगले प्रश्न पे। 76वां नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये आर्टिकल 50 में है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46, ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 का दिया हुआ है, ये 43 का नहीं 43 बी है। ठीक, आर्टिकल 43 बी 43 बी। और ग्राम पंचायतों का गठन और उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये आर्टिकल 40 में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा बाकी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, ये हमसे पूछा है। तो वो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 78 नंबर प्रश्न पे आएंगे। 78वां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है प्रतिवेदन की। ठीक है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन से राज्य का गठन किस वर्ष हुआ, उस क्रम के अनुसार इसको लगाना है। तो देखिए, गोवा राज्य का गठन जो है वो 1987। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना सबसे बाद में बना 2014 में। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड हमारा 2000 में, और हरियाणा जो है हमारा 1966 में। ठीक है, तो 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, तो ये हमारा था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो वो कमीशन था सरकारी आयोग, इसकी सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो पीसी होता समिति का गठन किया गया सन 2004 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला तथ्य है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक को पहली बार नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है और उसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखिए, गोलकनाथ हमारा हुआ 1967 में, 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। केशवानंद भारती मैटर हुआ था हमारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा कब है? 1971 में। और 42वें की बात करें तो ये आया 1976 में। अब इसको क्रम से लगा लीजिए, तो पहले नंबर पर आएगा पहला, तीसरा, फिर आया दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किस राज्य में कितनी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है ये हमको बताना है। तो राजस्थान में 10 सीट, ठीक है, राजस्थान में 10। गुजरात में आ जाएंगे तो गुजरात में है 11 सीटें राज्यसभा की। कर्नाटक में आएंगे तो कर्नाटक की 12 और पंजाब की 7, ठीक है। तो 1 3 2 सॉरी 1 3 और 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 ये आपका करंट से रिलेटेड हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए। अगले प्रश्न पे आएंगे, ये भी करंट से रिलेटेड है। हाँ, 92 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था अगस्त काम्टे ने, ठीक है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था अगस्त काम्टे ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 21-22 का बजट है, ये आप छोड़ दीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में थोल मुख्य सूचकांक, ठीक है, के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है। तो ये जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में थोल मुख्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी करंट से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ेंगे। अगले प्रश्न पे आएंगे, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है। क्या? ये पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक है। और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पे आएंगे। 98 नंबर प्रश्न हमारा है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रचलित सूचकांक है और बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों को इसका मापन होता है। तो ये मापन होता है 30 कंपनियों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, ये योजनाएं हैं और किस वर्ष स्टार्ट की गई थी ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना का भाई 2007 में, ठीक है। तो मिला लेते हैं 2007 में। उसके बाद आती है पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना, तो ये आई 2021 में, ठीक है, 2021 में। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, ठीक है। तो सी का 4। और फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये आई, ये 2015 होना चाहिए, 16 दिया हुआ है। तो ये मैच द फॉलोइंग मैच ही नहीं कर रहा है, ये सबसे करीब था, लेकिन ये 2015 में है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो किसको सम्मिलित किया गया है, किस किसको? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को, ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 बिल्कुल सही है। और श्रम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो 1 2 3 संविदा श्रम अधिनियम, ठीक है, ये इसमें नहीं था, इसके अलावा सारे थे। जो मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है उसमें जो है 1 2 और 4 को सम्मिलित किया गया है, यानी न्यूनतम मजदूरी को, बोनस भुगतान अधिनियम को और समान पारिश्रमिक अधिनियम को, इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा संविदा श्रम अधिनियम को इसमें शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी की सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, तो ये आ जाएगा 21-22 के बजट के अनुसार, तो इसको छोड़ते हैं, करंट ओरिएंटेड है, वो हमें अगला बजट करना ही पड़ेगा 23-24 का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये हमारे अध्यक्ष कौन थे, तो श्री केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये गलत है, ठीक है, राष्ट्रपति इसका नहीं करते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो कौन सा प्रमुख कारक नहीं है, तो तकनीकविद और नौकरशाही, ये इसका कारण नहीं है। 106 नंबर प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो उनका प्राथमिक कर्तव्य वित्त आयोग का कि संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश है, यही उसका प्राथमिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो व्याख्या भी सही है, तो कथन भी सही है, कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र की त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो ये कौन सी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था को जो है नगरीकरण वक्र की त्वरित अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। यूपी स्पेशल का प्रश्न आ जाता है, राज्य विशेष निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो
सूर सरोवर ये उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी है। सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। सुरिनसर मानसर झील ये नहीं है हमारा उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ सबसे छोटा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? किन व्यक्तियों के लिए? तो ये मजदूरों के लिए। ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं मिसलेनियस पे। विविध निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो ये किया गया था मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1900, 1901, 1902 और 1903। तो ये हमारी प्रकाशित हुई थी 1901 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, ऑप्शन नंबर बी 1901 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो ये किया गया है कानपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है, स्टैच्यू ऑफ पीस। उत्तर प्रदेश के बजट आ गया, तो ये हटा देते हैं बजट। अगला है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे? सुगम्य भारत अभियान, तो ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसे बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। संस्थान दिया हुआ है और उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये नैरोबी में है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये भी ठीक है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये बांदा में नहीं है, ये झांसी में है, ठीक है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। केंद्रीय सस्य वानिकी जो है वो हमारा बांदा में नहीं बल्कि झांसी में है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 145वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता जो है इसका तत्व नहीं है। इसके अलावा हम की भावना, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता ये ग्रामीण समुदाय का तत्व हैं। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया? तो अमीर हसन सिजजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 147वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालन अनुसंधान स्टेशन है? तो ये भारत और मैत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ रचयिता उसके कौन है ये बताना है। तो रागमाला, रस कौमुदी, इसके अलावा राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो रागमाला लिखी है पुंडरीक विट्ठल ने, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? तो पुंडरीक विट्ठल है। रस कौमुदी की श्रीकंठ है। राग विबोध की सोमनाथ है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकटरमन, ठीक है। अगला प्रश्न है 149वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ठीक है, तो ये करेगा ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमको। तो यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। और दूसरा है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में नामित किया गया है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। सोकोत्रा द्वीप जो है वो ओमान का द्वीप नहीं है ये, जबकि सोकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर में लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है और यह यमन शासित प्रदेश है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 इसका सही है। तो ये रहा आज का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, या कोई और पेपर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दे रहे हैं, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।